अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटर। लॉट्स ऑफ ड्रामास टू टॉक अबाउट टुडे। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ बहुत स्लो हैं, कुछ बहुत अच्छे फास्ट पेस्ड ड्रामास हैं। सो मेनी रिव्यूज़ बिकॉज आई हैव बीन वाचिंग अ लॉट ऑफ टीवी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। परवरिश से स्टार्ट करते हैं। परवरिश एपिसोड्स 30 एंड 31। एज ऑलवेज परवरिश गिव्स अस अ लॉट टू टॉक अबाउट, अ लॉट टू थिंक अबाउट। इतने मुख्तलिफ टेंजेंट्स हैं इस ड्रामे के, जो इतनी अच्छी तरह बुने हुए हैं कि आप बहुत सी बातों के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि येस यू नो, पॉइंट प्रूवन। तो बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद समीर। मे बी के समीर के पेरेंट्स जिस तरह उसकी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। अब एक बच्चा ड्रग्ड अप स्टेट में, जेल में, घर में झूठ बोल के रेव पार्टी गया था और अब वो आया है घर। तो हम एक कंटिन्यूएशन देख रहे हैं कि सुलेमान और पन्ना कितनी सेंसिटिविटी के साथ डील करें। स्पेशली सुलेमान तो आपका ग्रीन फ्लैग फादर है। आप देखते हैं कि किस तरह वो समझ रहा है कि मेरा बच्चा जो है ही इज़ नॉट जस्ट अ बच्चा एनी मोर, ये एक यंग एडल्ट है और इसीलिए इसको समझाने के साथ साथ इसको रिस्पेक्ट देनी है, इसको इसकी ट्रस्ट बिल्ड करनी है। और जब समीर कहता है कि आप लोग मुझे डांट रहे नहीं है, इतने नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, वो क्यूट भी था। दैट वाज वेरी मच लाइक समीर। और फिर माँ और बाप उसे प्यार करते हैं और दे शो दैट दे हैव फेथ इन हिम। इस एक गलती के बावजूद उन्हें यकीन है कि जब उनका बच्चा कह रहा है कि अब मैं कभी ऐसी जगह नहीं जाऊंगा, तो उन्हें यकीन है कि हाँ वाकई नहीं जाएगा। और ये जगह जगह आपको फील होता है कि इसलिए कि माँ बाप का अगर साथ हो तो बच्चा बागी नहीं होगा, वो उनका दोस्त बन के रहेगा। और इनफैक्ट जो गलत कामों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, शायद वो छोड़ के माँ बाप की बात मान जाएगा। और फिर वो एक सीन जहाँ आप जेबी और सुलेमान की बातचीत देखते हैं, तो वैसे भी मुख्तलिफ सीन्स में आपको बार बार ये कंपैरिजन फील होता है कि किस तरह जेबी ने वली को ट्रीट किया था, उसकी बेइज्जती की थी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबके सामने ख़त्म कर दी थी, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया था। और किस तरह सुलेमान अपने बेटे से डील कर रहा है। तो जब सुलेमान और जेबी बात करते हैं और सुलेमान कहता है कि नहीं, जेबी कहता है कि तुमने क्या सख्ती की वली समीर पे, तो यू फील कि ही इज़ नॉट जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो एक्चुअली देख रहा है कि उसके भाई ने अपने बेटे से इस मुश्किल वक्त पे कैसे डील किया। तो सुलेमान कहता है कि समीर मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ उसे, भरोसा किया है उस पर, वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। हर बात पे एक्शन लेना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी एक्शन ना लेना ही सबसे बड़ा एक्शन होता है। ये मैंने लिखा क्योंकि ये इतना क्लियर एक डिफरेंस इन पेरेंटिंग था सुलेमान और जेबी में। और आप फील करते हैं एज एन ऑडियंस, आप फील करते हैं डिफरेंस और आप कहते हैं कि हाँ यू नो, ये माँ बाप का भरोसा और माँ बाप का बच्चों को इज़्ज़त देना, इज़्ज़त के साथ रेस करना कितना ज़रूरी है। एंड आई थिंक जेबी भी यही रियलाइज़ करता है। तो यू वांट जेबी टू रियलाइज़, क्योंकि अभी तक तो ये आदमी तकलीफ़ में है, परेशान है, बहुत ही अपसेट होता है कि जी मानूर भी उससे बात नहीं करी, आनिया बात नहीं करी, बेटा बिछड़ गया, बट स्टिल ही इज़न्ट entirely realizing his mistakes. Another powerful scene was Mahnoor and JB's parents Sabira Nadeem और JB के पेरेंट्स शमीम हिलाली एंड अरशद महमूद। और किस तरह वो माँ कहती है कि मर्द होते ही ऐसे हैं, क्या करें। तो उस पर महानूर कहती है कि हाँ मर्द ऐसे ही रहेंगे, बिकॉज वी कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर देम, वी डोंट होल्ड देम अकाउंटेबल। और उल्टा हम प्रेशर देते हैं औरत पर कि तुम सही हो जाओ, तुम मर्द के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लो। तो ये बात महानूर ने जो कही, ये दिस अगेन हिट होम सो हार्ड, क्योंकि जेबी कहीं भी अपोलोजाइज़ नहीं करता। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी फैमिली उसकी तरफ आ जाए, और वो ये भी कहती है कि मुझे और बच्चों को छोड़ के इतने मुश्किल वक्त पे वो चला गया। तो अगेन यू फील दिस, ये हम एज एन ऑडियंस फील कर रहे थे। और अब ये क्लियर जो एक कॉन्वर्सेशन हुई, इट अगेन हिट होम फॉर अ लॉट ऑफ अस, क्योंकि वाकई हमारी सोसाइटी में, हमारे बिलीफ सिस्टम्स में, हमारे कल्चर में मर्द के लिए एक्सक्यूज़ेस बनाए जाते हैं कि मर्द तो होता ही ऐसा है। तो अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वैलिड पॉइंट देयर। अच्छा, और ये बात जेबी के पेरेंट्स भी समझते हैं। ये इससे पहले एक सीन आता है जहाँ दोनों माँ बाप आपस में बात कर रहे होते हैं, तो बाप कहता है कि वो फिर बीवी और बेगम से लड़ेगा और बच्चों से लड़ेगा। और बाप ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जेबी को बच्चों और बीवी को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो ये इस आदमी का जो एटीट्यूड है जेबी का, एक्चुअली जो परवरिश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन होगा वो यही होगा कि जेबी समझेगा कि कहाँ उसने गलतियाँ की, और बच्चों की सही परवरिश और एक फ़ैमिली को लेके चलने में हमेशा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, कभी कभी प्यार, कभी कभी सब्र और रिस्पेक्ट, अबव ऑल रिस्पेक्ट के साथ अपनी फैमिली के साथ डील करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स दैट्स वन कंक्लूजन दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स।
अमिट्स द हैवीनेस ऑफ कोर्स आनिया जो है वो अब थेरेपी में जा रही है, तो आपको वो भी नज़र आता है कि क्या उसकी पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स थी जो यंग एज पे इस बच्ची के दिमाग पे ऐसी असर करी कि एट दिस पॉइंट शी फील्स के सब चीज़ें उसकी गलती है, और वो इतनी डेंजरस सिचुएशन में उसकी माइंड हो गई है कि शी इवन कंसिडर्स किलिंग हर सेल्फ। तो इस सारी सीरीज़ के बीच में परवरिश गिव्स यू फन मोमेंट्स, जैसे कि जब वली जो है वो हॉस्पिटल में है और समीर उससे मिलने आता है, तो समीर कहता है कि हाँ जब डकैत आए तो उनसे कहो कि नहीं नहीं ये आप फ़ोन मैंने आपको नहीं दे सकता, ये मेरे दादा का है, अंकल ये फ़ोन मैं आपको नहीं दे सकता, ये मेरे दादा का है। बॉयज़ बैंटर और यंग लोगों की ये एक तरीका, पर्सनालिटी, कि चाहे मामला जितना भी सीरियस हो जाए, लड़के एक दूसरे को छेड़ने में, मजाक करने में कोई मौका नहीं छोड़ते। एंड देन ऑफ कोर्स आगे जाके जब वली बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो समीर सनग्लासेस पहनकर लड़कियों में अपना एक इम्पैक्ट दिखाते हैं कि देखें ये मेरी वजह से समीर ऐसा बना, मैं आगे बढ़ जाता तो उसे कौन देखता, देखो ये वीडियो पीछे मैं खड़ा हूँ। वेरी फनी सीन्स एंड वी ऑल लव समीर ऑफ कोर्स। समीर हालांकि एक डार्क फेज आया था समीर का, बट जनरली वी लव दिस बॉय दैट गिव्स अस फन, जो इतना रियल है, इतना ऑर्गेनिक, वो परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी है अबुल हसन की। तो ये सब एक फ़न मोमेंट्स हैं, लाइट मोमेंट्स हैं। या फिर जब वली घर आता है और देखता है, बॉस के घर आता है और देखते हैं कि बॉस ने पूरा एक कमरा उनके लिए सेट कर दिया, तो फ़ौरन समीर जिन्नों और चुड़ैलों की कहानियाँ सुनाने लगता है। तो देन ऑफ कोर्स जब वली मशहूर हो जाता है तो फ़हद मुस्तफ़ा का फ़ोन आता है, तो किस तरह अबुल हसन टक्की टिकी और वो ले करते हैं। सो ऑल दोज पार्ट्स दैट इज़ बैलेंसेस इट आउट, क्योंकि परवरिश में सिर्फ सीरियस डिस्कशंस नहीं हैं, बच्चों की दोस्ती के भी मौके हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आप हंसते हैं। बहुत अच्छा एक बैलेंस है थ्रू आउट रहा है। आई मीन एपिसोड 31, और मैं ये नहीं कह सकती कि परवरिश रेपिटेटिव है, मैं ये नहीं कह सकती कि परवरिश खिंच रहा है। परफेक्टली डन, बहुत ही अच्छा। इट्स एन मतलब एग्जाम्पल है कि ड्रामा कितना अच्छा बन सकता है ऑनेस्टली। एंड अब फ़हद मुस्तफ़ा का फ़ोन जो आता है, तो यानी वली का अब सुपर स्टारडम का पॉइंट आ रहा है, ही इज़ गोइंग वायरल, ही इज़ गेटिंग पॉपुलर, और बॉस जो है वो भी उसे पुश कर रहा है कि जल्दी जल्दी गाने बनाओ, जल्दी जल्दी काम करो, क्योंकि वक्त कम है। वील कम बैक टू दैट। दिस इज़ एक्चुअली हमेशा तो ऐसा नहीं होता, इतने जल्दी तो सक्सेस नहीं मिलता, लेकिन मिल भी जाता है। ये एक आज के ज़माने का एक नॉर्म है कि समटाइम्स सोशल मीडिया कैन बी अ ग्रेट टूल, अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड ऑर्गेनिकली आपकी कोई अगर काम अच्छा हो तो आप एक ऑडियंस को रीच करते हैं, और ऑर्गेनिकली आप इतने पॉपुलर हो सकते हैं कि यू कैन बिकम अ स्टार इन मंथ्स, एंड दैट इज़ वली स्टोरी। इट शोज़ दिस पाथ। और हम जानते हैं कुछ ऐसे आज के आर्टिस्ट को जो वाकई सोशल मीडिया पे यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम वीडियो के साथ जिन्होंने शुरू किया, और वो आज सबसे टॉप टियर ऑफ म्यूज़िकल आर्टिस्ट में शामिल हैं। तो ये रास्ता कोई अननोन रास्ता नहीं है, अनरियल नहीं है। येस, वली हैज़ बिन लकी, बट दिस लक डज हैपन इन रियल लाइफ ऑल्सो। तो वो हम वली की जर्नी देखते हैं, जो एक उसका अमल का पार्ट आता है। आई लाइक दैट। आई थिंक अमल इज़ फाइंडिंग अ न्यू लव इंटरेस्ट। वो जो लैब जाती है और एक लड़का मिलता है, जैसे सारी इन्फो होती है, मेडिकल इन्फो होती है जो अमल के पास होती है, और अमल थोड़ी शायद इम्प्रेस हो गई उस लड़के से। वी माइट बी लुकिंग टुवर्ड्स अ न्यू लव इंटरेस्ट फॉर अमल, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज आई फेल्ट के अमल इस ड्रामे में इसके घर वालों में बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाती है, या क्योंकि शी सच अ गुड किड एंड शी हैज़ सच अ सॉलिड पर्सनैलिटी, तो बहुत बार दे टेक हर फॉर ग्रांटेड। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी अमल गोइंग हर ओन पाथ, हर ओन हैप्पीली एवर आफ्टर, हर ओन रोमांस। I'd love to see Amal's romance build up. Maya and Wali. अच्छा, I expected Maya's character to have developed more. I want to see more of her as an ambitious डॉक्टर टू बी, एज एन एम्बिशियस स्टूडेंट। मुझे माया एज अ लव इंटरेस्ट इट्स क्यूट, हाँ, कि लड़कियों से बात करोगे तो देखूंगी शी इज़ गेटिंग जेलस कि जी वली इतना पॉपुलर हो रहा है, उसको सपोर्ट भी करती है, लेकिन साथ साथ शी इज़ इन लव विद दिस बॉय। तो यू सी ऑल दैट यंग लव, फर्स्ट लव, बट एट द सेम टाइम माया कैसी लड़की थी शुरू में, जो इतना पढ़ती थी, अपनी एम्बिशंस पे इतना फोकस थी। आई होप कि हम उसको वली के लव इंटरेस्ट के साथ साथ उसके एम्बिशंस, उसकी जर्नी एज अ डॉक्टर भी थोड़ी थोड़ी देखें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप
रिमेंबरिंग कि माया सिर्फ वली की लव इंटरेस्ट नहीं है, शी इज़ अ गर्ल विद अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, शी इज़ अ गर्ल विद अ स्ट्रॉन्ग मोरल कोड, और उसको राइट और रॉन्ग पता है और उसके एम्बिशंस हैं, वो डॉक्टर बनना चाहती है, शी लव्स व्हाट शी डज, शी लव्स हर स्टडीज़। तो आई वांट टू सी मोर ऑफ दैट। एक और माया का एस्पेक्ट जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है इज़ हर फादर। तो शहीर जो था वो शुरू में इतना स्ट्रिक्ट था, इतना अनोइंग फादर था कि अब जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है बेटी की कि नहीं बेटी का साथ दो, वो बागी हो जाएगी, इस तरह ज़बरदस्ती ना करो, बच्चियां बागी हो जाती हैं, तुम क्यों मुश्किलें क्रिएट करी उसके लिए, ये शहीर जो है माया की माँ को कह रहा है। तो ये जो शहीर में इतना पर्सनैलिटी चेंज है, आई फील के कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम है। इनफैक्ट माया की माँ कहती है कि आपको क्या हुआ है, पहले तो आप इतनी सख्ती करते थे। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने देख लिया, मेरी गलती थी वलीद, मेरी गलती थी और मैं समझ गया हूँ और मैं बेटी को अब समझना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो हमसे दूर हो जाए। आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई फील कि इस आदमी में इतना कंप्लीट चेंज थोड़ा अनबिलीवेबल है। थोड़ी सी उसकी सख्ती या थोड़ी सी जो करवाहट इस कैरेक्टर में थी वो रहनी चाहिए थी टू स्टे मोर बिलीवेबल। इट्स अ माइनर कंसर्न दो। परवरिश में इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, इतनी सारी रिलेटेबल बातें हैं कि आप कहते हैं कि चलो माया कब आप हो गया होगा चेंज, थोड़ा सा अनबिलीवेबल है फॉर श्योर। उस बात पर आते हैं जिससे बड़ा हम सब का बड़ा दिल दुखा जब बॉस को पता चला कि कैंसर है। जाहिर है वो कैरेक्टर इतना खांसता था थ्रू आउट कि वी फेल्ट कि हाँ मे बी इज़ नॉट वेल, बट नाउ वी नो फॉर श्योर ही इज़ कफिंग अप ब्लड। और जब वो वली को कहता है कि टाइम कम है, तो हमें पता चल जाता है कि वो ये नहीं कह रहा कि वली तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए टाइम कम है, बॉस के पास टाइम कम है। तो ये शायद एक ट्रेजेडी है जो आगे के कुछ एपिसोड्स में आएगी। इट्स गोइंग टू मेक अस क्राई फॉर श्योर, क्योंकि बहुत से एक ऐसा कैरेक्टर है। एक तो मीसम नकवी ना सिर्फ एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है, ही इज़ एन इमेंसली पावरफुल एक्टर। ऑफ कोर्स ही कम्स फ्रॉम एन आपा बैकग्राउंड, ही इज़ एन एक्टर ऑल्सो। तो वो आपको नज़र आता है कि कैसे आँखों से, टोन से, एक बहुत नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग से बॉस एक बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर हो गया कुछ ही एपिसोड्स में। एंड ऑफ कोर्स ही वाज एन एंजल फॉर वली, ही हेल्प्ड हिम आउट एट अ टाइम जब वली अगर रोड पे रह जाता तो क्या से क्या हो जाता उसके साथ, क्या क्या ना होता। तो उसने तो वली की लाइफ पे ऐसे वक्त आया जब वो बिल्कुल डिस्ट्रेस में था और उसने एक फादर फिगर की तरह वली को संभाला या बड़े भाई की तरह। तो बॉस को कैंसर है और वो खांसते खांसते मुश्किलों से अपनी तबीयत को संभाल कर वली के करियर को पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होगा वो जो बहुत बार फिल्मों में होता है कि वली का जब सबसे बड़ा गाना हिट होगा तो बॉस को बताने आएगा तो बॉस ही दुनिया में ना होगा? क्या इस तरह की ट्रेजेडी आने वाली है जो हमने फिल्मों में और ड्रामों में पहले भी देखी है, और जब भी देखी हमारा दिल दुखा है, इसलिए हमें याद है। क्या ऐसी ही ट्रेजेडी परवरिश में आने वाली है? मे बी, आई डोंट नो। But what a powerful drama. So many messages about marriage, about parenting, about cousins interacting together, भाई बहन का आपस में जो सपोर्ट होता है उसके बारे में, मियाँ बीवी का सपोर्ट कहाँ नहीं होता, कहाँ होता है। कितनी सोचने की बातें हैं कि परवरिश के बारे में तो आप एनालिसिस करते रह सकते हैं। 4 out of 5. Let's talk about गूंज which has just started airing. पहला एपिसोड आया है और जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे दूसरा एपिसोड आ चुका होगा। एंड व्हाट अ पावरफुल स्टार्ट इट्स बिन। गूंज जो है वो पहले से ही हमें पता था कि मैसेज बेस्ड ड्रामा है, वर्क प्लेस हरासमेंट को टैकल करेगा, लेकिन बहुत से ड्रामे जो होते हैं वो लेक्चर बन जाते हैं। और आई एम होपिंग कि गूंज जैसा ड्रामा ना हो, क्योंकि द स्क्रिप्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड द कैरेक्टर्स हैव बिन डेवलप्ड वेरी वेल। एंड जो वर्क प्लेस हरासमेंट जो थोड़े थोड़े करके आपको यू पुटिंग अप द पीसेस टुगेदर कि अच्छा इस तरह ये मुश्किलें पेश आती हैं औरतों को जब वो काम करती हैं, तो वो सब इतने रियलिस्टिक हैं कि यू फील कि ये तो कहानी नहीं है, दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, फ्रॉम ट्रू अकाउंट्स। तो एक लड़की है जो बहुत सक्सेसफुल है, जो टैलेंटेड है, जो क्रिएटिव है, जो अपने काम से काम रखती है, जो हार्ड वर्किंग है, और उसको उसके सारे हार्ड वर्क को अंडरमाइन कर रहा है एक मर्द उसके ऑफिस में, जो बात बात पे ताने देता है। जब वो गुजर रही होती है तो कोई घटिया बात करता है। चापलूस औरत होने का फ़ायदा, कामयाब होने के लिए चापलूस किस्म की औरत होना ज़रूरी है, या टाइट पटलून का फ़ायदा देखो, ऐसी ऐसी बातें करता है। जब जब उस लड़की को बोनस मिलता है या कुछ सक्सेस होता है, जब वो काम करती है एक ऐड में, एंड एक ऐड का बहुत रिग्रेसिव फॉर्म आपका मेल नबील जो है प्लेड बाय गौहर रशीद वो देता है, और दूसरी तरफ जरना प्लेड बाय कोमल मीर उसी का एक मोर
प्रोग्रेसिव अप्रोच देती है। अच्छा, जो नबील जो ऐड बताता है कुकिंग ऑयल का, वाकई इस तरह के कुकिंग एड्स हमने बहुत बार देखे हैं और वाकई अब हम अनॉय होते हैं। बहुत टाइम तक हम ये देखते रहे एंड इट वाज स्लोली पॉइजनिंग आवर माइंड्स, बट नाउ वीव वोकन अप टू द फैक्ट कि औरत को सिर्फ खाना पकाना अकेले एक औरत का काम नहीं है, मर्द भी उसकी मदद कर सकता है। इट कैन बी अ जॉइंट एक्सरसाइज। तो यही बात जरनाब ने कही और फ़ौरन आपके दिमाग में क्लिक करा कि हाँ, ऐसे भी ऐड होते हैं और ऐसे भी ऐड होते हैं जहाँ मर्द और औरत इक्वल्स बनकर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इट हिट होम बिकॉज वीव सीन इट ऑल, राइट। तो जरनाब जो ऐड का प्रपोजल देती है, जो एक्सेप्ट हो जाता है, जब वो डायरेक्ट कर रही होती है वो ऐड, तो किस तरह नबील उसके लिए मुश्किलें क्रिएट करता है। अगेन यू फील ये कोई कहानी नहीं, आपने देखा वो जगह जगह। साथ साथ जरनाब की बहन है, वो जब स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रही होती है तो वहाँ भी जब वो कहती है कि इस बार लड़कियों की टर्न है, लड़कियों को 2 दिन ही तो मिलते स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के, तो वो लड़का जो खेल रहा था वो कहता है मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी और खूबसूरत आँखें देख नहीं सकती। तो फ़ौरन स्पोर्ट्स की बात हो रही है, एक बेसिक बात एक लड़की उससे करी है एंड ही ऑब्जेक्टिफाइड हर एंड उसकी आंखों की बात कर दी, उसे थोड़ा छेड़ दिया, उसे थोड़ा ह्यूमिलिएट कर दिया लड़की होने की बेसिस पर। उसकी कोई ऐसी बात कर दी जिससे वो घबराए या शर्माए या परेशान हो या ह्यूमिलिएटेड फील हो। तो अगेन वीव सीन दिस हैपन, दिस इज़ रियल, इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ सैड। तो गूंज आपको बहुत सी बातें बता रहे हैं जो ट्रू हैं, जो सैड हैं। आई लव द फादर दैट खालिद अनम प्लेज। कितने सपोर्टिव एक फ़ादर हैं, साथ दे रहे हैं बच्चियों को, उन्हें गाइड करें। जो बेटी है जिसको अली सफ़ीना जिसको प्रपोज़ कर रहे हैं, तो किस तरह उन्हें जब पता चलता है कि हाँ ये एक बच्ची का बाप है, तो ही सेड कोई बात नहीं, मैं अपनी बच्चियों को ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तो अगेन यू सी हाउ मच अ फादर्स सपोर्ट कैन अपलिफ्ट अ डॉटर। अगर बाप का सपोर्ट हो, अगर बाप बेटियों को कहे कि तुम किसी से कम नहीं हो, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी जजमेंट ट्रस्ट करता हूँ, तो फिर लड़कियाँ कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं और क्या कुछ कर सकती हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये फ्लैशबैक आ रहा है, शुरू में ही आता है कि जरनाब एक वीडियो बना रही है और कह रही है कि अब मुझे पता है मैंने आपको बहुत तंग किया बाबा एंड मेरी अब बस हो गई, आपने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया था लेकिन अब मेरी बस हो गई, मैं लड़ लड़ के थक गई। सो यू सी दैट sad part and then you go back to what happened 6 months ago. So so Goonj जो है, and then of course you have the other male कैरेक्टर जो फ़िरोज़ कादरी प्ले कर रहे हैं। ये वो लड़का है जो शायद जरनाब का साथ देगा जगह जगह। फ़िरोज़ कादरी का कैरेक्टर अभी इतना बढ़ा नहीं आगे। हाँ, वी कैन टेल दैट ही इज़ अ गुड गाय, दैट ही इज़ नॉट अ मेल शोवनिस्ट। वो जरनाब को रिस्पेक्ट भी बहुत करता है और उसके साथ खड़ा भी होगा, लेकिन क्या इस बेसिस पे जरनाब और उससे ह्यूमिलिएट किया जाएगा, वी डोंट नो। क्योंकि नबील तो बहुत ही टॉक्सिक कैरेक्टर है एंड ऑफ कोर्स गौहर रशीद इज़ प्लेइंग नबील, तो ही मेक श्योर कि गौहर तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, तो ही मेक श्योर दैट यू हेट नबील। ही मेक श्योर कि आंखों के इशारों से, ख़राब सी हंसी से, आवाज़, एक टॉन्टिंग आवाज़ के थ्रू ही मेक श्योर कि आपको लगे कि हाँ वाकई ऐसे ही होते हैं ऑफिस में लोग। एक दो ऑफिस में ऐसे ही आदमी होते हैं जो औरत की अचीवमेंट्स को मुश्किल कर देते हैं। एंड में बिल्कुल पहली किस्त के जनाब पार्किंग लॉट में है, अकेली है और टायर जो है वो चेंज कर रही है एंड यू गेट वेरी स्कैर्ड फॉर हर एंड यू सपोज टू फील स्कैर्ड फॉर हर। म्यूज़िक भी ऐसी आती है, सस्पेंस भी ऐसा ही बिल्ड होता है कि यू फील वेरी वेरी स्कैर्ड। एंड एक बात और जो ड्रामे में आई वो डिनर टेबल पे जनाब अपने बाप से कहती है कि जब हम अपने घर जाएंगी तो हम क्या करेंगी, क्योंकि बाप ने इतना लाड प्यार से बच्चों को पाला है। ये एक बात थी कि ये एक कहने का तरीका, हम अपने घर जाएंगी। बाप का घर भी तो बेटी का ही घर होता है, उसी का घर है, लड़की का ही घर है। शायद ये एक डायलॉग था जो ऐसे ही इन द फ्लो कह दिया गया या मजाक में कह दिया गया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ये बात होती है कि हाँ घर दामाद आएगा लड़का, क्योंकि लड़कियाँ क्यों सिर्फ लड़के के घर जाएं, लड़के क्यों नहीं लड़की के घर जा सकते। तो अगेन ये बात कही जाती है कि क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की अपना सब कुछ छोड़ के लड़के के घर चली जाए। वाई शी द ओनली वन दैट सैक्रिफाइसेस, वाई आर्ट मेन एवर सपोज टू सैक्रिफाइस। अगेन point put out there in the form of a light-hearted scene in गूंज। बहुत ही अच्छा स्टार्ट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कोमल मीर की। कोमल मीर को इतने टाइम से शी हैज़ इमेंस पोटेंशियल, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स क्योंकि वो इतनी प्यारी सी पेटीट सी लड़की है, शी गेट्स स्लॉटेड इनटू रोमांटिक रोल्स। नथिंग बैड अबाउट रोमांटिक रोल्स, लेकिन मैं बार बार कोमल को रोमांटिक रोल्स में देख चुकी थी। सो इट्स गुड टू सी हर इन अ रोल जहाँ वो एक प्रोग्रेसिव लड़की है, एक क्रिएटिव लड़की है, एक अच्छी बेटी है, अच्छी एम्प्लॉई है और उसके साथ
बहुत ही कुछ गलत होने वाला है उस ऑफिस में। वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय कोमल, वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय गौहर रशीद। अभी फिरोज़ कादरी का काम इतना नहीं देखा गया, लेट्स सी वे ही टेक्स हिज कैरेक्टर फॉरवर्ड। एंड वजाहत रऊफ़ ने वाकई बहुत ही इंटेलिजेंस और एक बारीकियों को नोट करते हुए इस सेंसिटिव मैटर के ड्रामा डायरेक्ट किया है। आई एम रियली एंजॉइंग इट, 5 आउट ऑफ 5। मैं मन तो नहीं हूँ कि बात करते हैं एपिसोड 3 एंड 4, जहाँ आपको कुछ किरदारों की और समझ आई, कुछ किरदारों की समझ नहीं आई, और कहीं कहीं आपको फ़िलासफ़ीज़ मिली ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। दैट्स खलील रहमान का ट्रेडमार्क। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट while the actors act extremely well, साइमन नूर का कैरेक्टर सुरैया इतना पावरफुल है, महमल आपको इतनी प्यारी, इतनी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मंटो जो है, मंटो साहब, वो इतने भोले भाले ऑकवर्ड से एक टीचर हैं और कहीं से वो हुमायूं से इधर स्टार नहीं लगते, तो आपको कैरेक्टर्स अट्रैक्ट करते हैं। बट at the same time the frames are also the star in this drama, such beautiful frames। जैसे कि एक जगह है जहाँ मियाँ साहब आते हैं अमृतसरी के घर, सिराज अमृतसरी के घर, और सुरैया मिलती है, तो सुरैया के पीछे जो लाइट आ रही है, तो सुरैया एक पावरफुल कैरेक्टर है। शी सिट्स लाइक अ क्वीन, शी टॉक्स लाइक अ क्वीन, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। और वो क्वीन जब बैठी है एक जगह, तो पीछे से रोशनी उसके इर्द गिर्द आ रही है। ब्यूटिफुली डन। उसका जो पावर है, उस कैरेक्टर का जो पावर है, उस कैरेक्टर की जो पॉइज़ है, जो ग्रेस है, वो हाईलाइट हो जाती है। ब्यूटिफुल वर्क बाय नदीम बेग। पता चलता है कि बड़े प्यार से हर फ्रेम को क्रिएट किया गया है। कहानी कहीं कहीं पोइटिक भी हो जाती है, वो भी आपको मज़ा आता है, लेकिन फिर आप कंफ्यूज होने लगते हैं। जैसे कि महमल और मंटो की जो रिलेशनशिप है, जो एक रोमांस होगा, जो जाहिर है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, वो अभी तक आपको नहीं समझ आता कि ये 19 to 20 ईयर ओल्ड अपने ऑकवर्ड से टीचर की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही है। इतनी भी महमल अपने घर में बंद नहीं है, ऐसी भी दुनिया से दूर नहीं रहती, ऐसी भी बात नहीं है कि उसने कभी लड़कों से बात नहीं की। कॉलेज में आप देखते हैं कि वो कितनी कैजुअली लड़कों से बात कर रही होती है, उनके साथ सिगरेट पी रही होती है। ऐसी भी कोई वो बंद चार दीवारी में नहीं रहती कि वो से एक टीचर मिले एंड शी स्टार्टेड थिंकिंग मोर अबाउट हिम, बट शी इज़ थिंकिंग अबाउट हिम। बात बात पे पप्पो से बात करती है। सर मंटो तो बड़े कंजूस हैं, सर मंटो बहुत डरपोक हैं, एक नंबर के डरपोक हैं। अगर हंसेंगे तो फट नहीं जाएंगे और फिर हंसने लगती है। क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये जो महमल की अट्रैक्शन है सर मंटो की तरफ, ये मैं अंडरस्टैंड ही नहीं करती। और फिर सोचना कि उनकी शादी हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। वाई शी सो क्यूरियस अबाउट दिस टीचर। दूसरी तरफ आपको मंटो भी इसी तरह महमल की बातों पे हंसता हुआ नज़र आता है। जब वो घर पे खाना पका रहा होता है मंटो, तो वो हंस रहा होता है और मिस मारिया कहती हैं कि आप क्यों हंस रहे हैं, आप उसके बारे में सोच के हंस रहे थे, डॉन की बेटी के बारे में सोच के हंस रहे थे। जब मिस मारिया अपनी बर्थडे का बताती हैं, तो वो कहता है कि आप उस बच्ची को भी बुला रही हैं। तो देयर इज़ दिस connection between the two, between this 40 something or 35 something, I don't know what the age is, but generally उससे काफ़ी बड़े middle age teacher and this young college student, there's some sort of connection between them. फ़िलहाल that connection is not attracting me. maybe कहानी को इस तरह बिल्ड किया जाएगा कि आपको इस अनलाइकली लव स्टोरी में कुछ नज़र आएगी, ऐसी कोई स्पार्क नज़र आएगी कि आप कहेंगे नो, आई एम रूटिंग फॉर दिस रोमांस, आई एम रूटिंग फॉर दीज टू। या क्या रोमांस होगा ही नहीं? होगा मेरे ख्याल से होगा, बट लेट्स सी, लेट्स नॉट प्रिडिक्ट राइट नाउ। फ़िलहाल तो मुझे महमल की बात नहीं समझ आती और पप्पो को भी नहीं समझ आती। पप्पो इतनी समझदार कैरेक्टर है कि आप सोचते हैं कि कह रही कुछ है, लेकिन साथ साथ ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही है और ये कुछ और सोच रही है। तो वो कहती है कि किसी और टीचर की भी बात करो ना, क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट में सिर्फ ये एक ही टीचर है? तो ये बात जो पप्पो ने कही, हम भी कहते हैं कि ये क्यों एक ही टीचर की बात कर रही है, क्या बात है ऐसी। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा हम बिन्यामीन के घर में जाते हैं, जहाँ हम मीट सबा हमीद एंड बाबर अली हुआ हस्बैंड एंड वाइफ, खदीजा, बिन्यामीन। और पता चलता है कि किसी ज़माने में बिन्यामीन की सुरैया से मंगनी तय हुई हुई थी, और मंगनी पे हाँ करके ख़ुद ब खुद वो खदीजा से जो सारे प्यार के अल्फाज बोले थे और जो सारे उससे वादे किए थे वो भूल गया कुछ दिनों के लिए। फिर भी जब शादी का वक्त आया तो खदीजा बिन्यामीन के घर आ गई, क्योंकि हम जैसी हैं किसी को अपना हमसफ़र मान लें तो किसी स्टेशन पे नहीं रुकती। तो खदीजा ना सिर्फ सुरैया को इसलिए नापसंद करती है कि सुरैया दुश्मनों की बेटी है और सुरैया उसके बेटों को की लाशें मांग रही है अपने बदले की खातिर, बट इसलिए भी क्योंकि कभी उसके मियाँ बिन्यामीन की उससे मंगनी हुई भी थी और कोई कनेक्शन थी। इतना पावरफुल है सुरैया का कैरेक्टर। वन डायलॉग दैट आई लव वॉज कि सिराज अमृतसरी उनसे बात करें मियाँ साहब से जो घर आए हैं, और कहता है
कि सुरैया कभी दुआ में किसी का बुरा नहीं मांगती, अल्लाह से दुआ करती है कि बिन्यामीन को सब्र दे। रिमार्केबल डायलॉग, ये तो ज़बरदस्त था। क्योंकि सुरैया सब्र क्यों मांग रही है बिन्यामीन के लिए? क्योंकि उसके बेटों की डेथ होनी है बदले के तौर पे। एंड लेकिन ये बात क्लियर वर्ड्स में वो नहीं कहती, वो कहती है अल्लाह बिन्यामीन के बेटों को सब्र के बिन्यामीन को सब्र दे। That was beautifully done. I love that dialogue. I think it was one of my favorite dialogues in the past episodes, क्योंकि उससे बात कह भी दी और सुरैया की पर्सनालिटी का भी पता चल गया। और हाँ, उसके बाद वो पूरे एक कॉन्वर्सेशन सर तस्लीम खम करने पर। एक बात तो है कि मैं मंटो नहीं हूँ अपनी लफ़ाजी के थ्रू उर्दू को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मुहावरे हैं जो शायद आज की जनरेशन को नहीं पता। सर तस्लीम खम करना, ये बात शायद मेरी एज के लोगों को तो पता है, लेकिन जो यंगर जनरेशन है उन्हें ऐसे उर्दू के फ्रेजेस उनके नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हैं ही नहीं और ना यूजुअली ड्रामों में होते हैं। तो मैं मंटो नहीं हूँ एक्चुअली सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ उर्दू। एट द सेम टाइम उन मुहावरों को एक हद तक होना चाहिए। आई लव द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मियाँ साहब एंड सुरैया, लेकिन बहुत सी और जगहों पे बात इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि मैं सोचती हूँ कि इतनी लफाजी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि आप यंगर जनरेशन को एलिनेट कर दें। तो खलील रहमान कमर की स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उसमें उर्दू की लफाजी होती है, बड़ी टेक्निकल उर्दू होती है। एंड इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड आउट विद अदर सीन्स जहाँ बात सादगी से की जाए, जो अक्सर नहीं होता। मैं मंटो नहीं हूँ मैं दूसरे एपिसोड में मैंने फ़ील किया था कि बात कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दी गई। बहरहाल वो सुरैया मियाँ साहब से कहती है कि आप जो कहेंगे सर तस्लीम खम। तो फिर वो जब बात करते हैं, सुलह की बात करते हैं, तो वो कहती है कि मैं आपके लिए हलवा भिजवाती हूँ। तो मियाँ साहब उसे रिमाइंड कर जाते हैं कि तुमने तो मेरी बात मानने का वादा किया था, तुमने कहा था सर तस्लीम खम। तो वो कहती है तो आप सर काट लें, कलेजा ना लें। अगेन आई रिमेंबर दिस लाइन, आई हैवंट इवन रिटन इट डाउन। इट इज़ सो पॉइंटेड। क्या एक कैलकुलेटेड पॉइंट होता है डायलॉग में। आई लव्ड इट। एंड ऑफ कोर्स जो एक्टर्स ये कह रहे हैं वो इतनी खूबसूरती से कह रहे हैं कि आप रुकते हैं और आप सोचते हैं और आप समझते हैं कि क्या कहा गया। मौत की बात हुई, बदले की बात हुई, दुख की बात हुई, लेकिन किस तरह हुई। दैट सीन जहाँ मुसद्दिक मलिक का कैरेक्टर थोड़ा सा अपना हाथ हिलाते हैं तो बहन रोने लगती है और फिर उससे प्यार करती है। सज्जल अली की आंखें इतनी एक्सप्रेसिव है, इतने ब्यूटीफुल सीन्स होते हैं कि शी इज़ अ वेरी पावरफुल एक्ट्रेस। और वहीं आके बाप डांट देता है कि हमारे यहाँ की औरतें रोती नहीं हैं क्योंकि वो दुश्मनों की जीत होती है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरह यही बात कही, बट आई ऑल्सो रिमेंबर दैट सीन, इट वॉज ब्यूटिफुली डन। डॉक्टर और हुमायूं सईद, डॉक्टर और मंटो की कॉन्वर्सेशन, अलबत्ता मुझे लगा कि खलील साहब शादी के बारे में अपनी कुछ फ़िलासफ़ीज़ बताना चाह रहे हैं कॉमेडी के थ्रू। अच्छा, कॉमिक जो हैं या जो लाइटर सीन्स हैं उनको हम म्यूज़िक से भी पहचान जाते हैं कि एकदम से म्यूज़िक थोड़ी लाइट हो गई तो आप कहते हैं कि नहीं, अभी ड्रामा थोड़े बदले की आग और मौत की बातों से दूर हुआ है और मज़ाहिया तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरी बीवी ने मुझे प्लेट मार दी जब अंडे ख़राब किए और बर्तन ख़राब धोए तो मुझे चिकनाई लगा दी मेरे मुंह पे। क्यों ये डॉक्टर शादी के बाद के टॉर्चर्स की बात कर रहे हैं? और फिर बाद में वही बात सर मंटो कहते हैं मिस मारिया से कि आपको पता है ये क्यों अभी तक ज़िंदा है? इसकी शादी नहीं हुई। ये शादी पे मजाक हैं जो इतने फ़नी नहीं हैं। क्या इनका कोई पॉइंट है कि ये ऐसे ही हैं, कॉमेडी है? इट्स अ वेरी फीकी सी कॉमेडी है, कोई बहुत हंसने वाले सीन्स नहीं हैं। वो मुझे ज़्यादा फ़नी लगा कि जहाँ वो मंटो कहते हैं कबूतर से कि मैं तो मिस मारिया की बिल्ली को देख लूँगा, ऐसी की तैसी उसकी, और मिस मारिया सुन लेती हैं और वह कहती हैं कि आप मेरी बिल्ली के बारे में ये कह रहे थे। वो मुझे बहुत क्यूट, बहुत अच्छा सीन लगा। और फिर मंटो आते हैं सॉरी कहने, तो वो इस तरह सॉरी कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ तो मैं सॉरी कह देता हूँ, लेकिन वैसे पड़ोसी होने के नाते आपको मेरी घर की बातें सुनने भी नहीं चाहिए थी। आई लाइक दैट बैंटर। आई फाउंड दैट फनीयर दैन द जोक्स अबाउट शादी एंड औरत जो मारी है मियाँ को और जुल्म जो करती है बीवी मियाँ पर। मुझे हंसी नहीं आई, मुझे पॉइंटलेस लगे थोड़े। शायद आगे कोई पॉइंट हो उनका, देखते हैं। मिस मारिया वेरी ऑब्वियसली लाइक्स मंटो, हमें लगता है कि उन्हें अच्छे लगते हैं सर मंटो, लेकिन इतना क्लियर बात नहीं है।
और लेकिन ये अपनी बर्थडे के में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हैं, और ये क्यों इतनी इंटरेस्टेड है कि महमल उनकी बर्थडे पे आए। एक स्टूडेंट है, कभी उससे ख़ुद फ़ोन कर रही हैं, यानी अपनी बर्थडे की सुबह महमल को ख़ुद फ़ोन कर रही हैं और फिर सर मंटो से महमल को फ़ोन करा रही हैं। ये भी थोड़ा इम्पॉसिबल सा था। थोड़ा आप, एक दुनिया है जो क्रिएट हुई है इस ड्रामे में, और आप कहते हैं कि चलो ये भी सही, इस दुनिया में शायद कोई वजह हो, शायद वाकई डॉन की बेटी की बर्थडे में आने से उनका रोब बढ़ता हो, लेकिन ये बात थोड़ी सी मेरे दिमाग में फ़िट नहीं कर रही। आप इसे क्रिएटिव लिबर्टी दे देते हैं इस पार्ट को, और आप कहते हैं कि चलिए राइट, वील गिव द राइटर क्रिएटिव लिबर्टी एंड श्योर ओके, शायद उन्हें अपनी बर्थडे पे इतना शौक़ हो रहा हो कि महमल आए, लेकिन थोड़ा सा आप कहते हैं कि ये क्या। द वन सीन जो स्पेशली मुझे, जो सपोजिटली फ़नी था, जो मुझे फ़नी नहीं लगा, वो था जहाँ महमल बीच क्लास में बड़ी बदतमीज़ी से सर मंटो से पूछ लेती हैं कि आपकी शादी हुई है क्या, और मैं सोचती थी कि आपके 2 बच्चे होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी सी होंगी। तो सर मंटो कहते हैं कि आपने ये क्यों सोचा मेरी बीवी मोटी सी होंगी। तो उसने कहा महमल ने, क्योंकि आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नहीं है। दैट इज़ जस्ट सो रॉन्ग। और आपकी ऑडियंस में औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं। हाउ कैन यू फैट शेम लाइक दैट? हाउ कैन यू कनेक्ट सर मंटोज़ लैक ऑफ मोटिवेशन टू द फैक्ट कि उनकी बीवी शायद मोटी सी हैं? ये मुझे नहीं समझ आया। मुझे लगता है आजकल के वक्त में हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है। कॉमेडी हो सकती है, और मैं ये नहीं कहती कि कॉमेडी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन कुछ कॉमेडी फीकी होती है। एक तो ये बिल्कुल फ़नी जोक नहीं था, महमल बदतमीज़ ही लगी मुझे कि क्लास में इस तरह टीचर से बात करी, मुझे तो वो बदतमीज़ लगी। मुझे तो उसकी कोई ये बात क्यूट या अट्रैक्टिव भी नहीं लगी। कोई भोलपन में मुझे नहीं लगी ये बात कि वो अपनी टीचर से इस तरह बात कर रही है। आई फाउंड इट पॉइंटलेस एंड आई फाउंड इट, आई डिडंट लाइक इट। मुझे ये पार्ट अच्छा नहीं लगा। मैं मंटो नहीं हूँ, फिर भी हैज़ इमेंस पोटेंशियल, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, सुरैया का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। और अब हमारे पास अजान समी खान का कैरेक्टर आ गया है, जिन्हें महमल दुश्मन का बेटा है, और वो दुश्मन की बेटी प्यारी लग गई, महमल प्यारी लग गई है। और ख़तीजा अपने मियाँ को, बिन्यामीन को दिखाती है कि देखो इन्हें ये पसंद, इसे ये पसंद है, ये इससे शादी करना चाहता है। तो दैट सीन जहाँ बाबर अली बेटे की आंखों में आँख डाल के कहता है कि दुश्मन पे बंदूक ताकने से ज़्यादा ख़तरनाक है दुश्मन की बेटी को देखना, और हटा दो नज़र, हटा नज़र, ऐसे डांट के कहता है, एकदम से आंखें बड़ी हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है। पावरफुल, वेरी पावरफुल, लॉट्स ऑफ पावरफुल परफॉर्मेंसेस, बट आई होप द स्क्रिप्ट रिमेन्स पावरफुल। थोड़ी इधर उधर जाने लगी है, और लेकिन जो एक चीज़ मैं होप कर रही हूँ ना हो, वो जो प्यार पे डिस्कशन होती है ना, वो खलील साहब उसमें बहुत खो जाते हैं। आई होप वो ड्रामे को ना खो दें। अभी तक तो मैं मंटो नहीं हूँ में बहुत से पावरफुल सीन्स हैं। आई जस्ट होप जो कॉमिक मोमेंट्स हैं वो मुझे कोई ख़ास फ़नी नहीं लग रहे। सो आई होप कि आगे ड्रामा और थोड़ी स्ट्रॉन्ग तरफ जाए, and we get more of these powerful scenes, powerful dialogues, and that the romance in it starts making sense. 4 out of 5. नक्श की बात करते हैं, विच इज़ सच अ गुड ड्रामा, एंड इतना रिफ़्रेशिंग है, अच्छी परफॉर्मेंसेस, अच्छी स्टोरी, अच्छी पेस, इतनी खूबसूरती से डायरेक्ट किया गया है, सेटिंग्स इतनी अच्छी हैं कि ये वो ड्रामा है जो आप लोगों को बताते हैं कि वॉच दिस ड्रामा, इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो वी आर ऑन एपिसोड्स 12 एंड 13, और मेन आपके 3 कैरेक्टर्स हैं, हुमायूं, हमना, राहिम, और तीनों समी खान, हिना अल्ताफ़ और ज़रार ख़ान इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो ज़रार ख़ान के कैरेक्टर की कन्फ्यूजन है, हमना किस तरह अपने मियाँ की तरफ भी उसको दुख होता है अपने मियाँ के लिए, और वो उसको सपोर्ट करना चाहती है, साथ साथ वो एक कन्फ्यूजन में है, उसे लग रहा है कि हुमायूं कुछ गलत कर रहा है, और वो जानना चाहती है, वो बिल्कुल नहीं ट्रस्ट कर पा रही हुमायूं को, और वो हुमायूं के जो गेम्स वो प्ले कर रहा है या जो वो ट्रिक्स प्ले कर रहा है, वो देख पा रही है कि कुछ हो रहा है, दैट समथिंग एल्स गोइंग ऑन। तो हमना का कैरेक्टर ऐसा, एंड देन हुमायूं मैनिपुलेटिव, ईवल, एक गंदी सी हंसी स्माइल करके, एक ईवल स्माइल करके फिर अपने भाई के आगे मुश्किलात क्रिएट करने की कोशिश करता है, फिर गुस्सा उसे कैसा आता है हमना पर। एक से एक अच्छी परफॉर्मेंसेस, इतने अच्छे सीन्स, जैसे कि हमना और राहिम
जो हैं उनके मुख्तलिफ सीन्स जहाँ हमना उसे समझाती है कि तुम हुमायूं भाई के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते, तुम क्यों नहीं आगे लेके जाते, तुम बिज़नेस को इमोशन से अलग क्यों नहीं कर रहे। फिर आगे जाके जब वो अपने ऑफिस बनाते तो वो कहती है मैं तुम्हारे सपोर्ट करूँगी, और हुमायूं भाई समझ जाएंगे। वो अभी क्लियरली अपने मियाँ को कह नहीं सकती कि तुम्हारा भाई शायद ईविल है, शायद तुम्हारे भाई के कुछ और ही प्लान्स हैं, शायद ये भाई जो तुम्हें लगता है तुम्हारे बापों के जैसा है, शायद वो इतना प्योर हार्टेड नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बात की जड़ तक पहुंच जाएगी। जैसे कि उसे पता चल गया कि एक साहब थे, सिद्दीक साहब, सिड अंकल जो थे, उन्होंने हुमायूं की कुछ गलतियां पकड़ी थी, और फिर हुमायूं ने ऐसा उन्हें फंसाया कि उस आदमी ने सुसाइड कमिट कर ली, या शायद उसे मरवा दिया गया। वी डोंट नो, क्योंकि हुमायूं मुझे लगता है इज़ केपेबल ऑफ इवन मर्डर। वो अपना काम करने के लिए, वो आदमी इतना ईवल है और इतना हार्टलेस है, इतना मैनिपुलेटिव है कि पता नहीं वो सिड अंकल खुद उन्होंने सुसाइड कमिट की या उन्हें मरवाया गया। लेकिन उसे पता चला है कि पहले भी कोई था जिससे हुमायूं पे शक था, या जिसने हुमायूं के ख़िलाफ़ ऐसी एविडेंस जमा की थी कि बात क्लियर हो जाती कि हुमायूं वो अच्छा आदमी नहीं जो लगता है। तो यहाँ हम ना अपनी डिटेक्टिव वर्क में आगे जा रही है, और हाँ उसको जल्दी भी एविडेंस मिल सकता था, लेकिन ड्रामे की एक जर्नी है और आपको ड्रैग्स नहीं फील होते। एक पेस है, स्टेप बाय स्टेप शी इज़ फाइंडिंग आउट मोर अबाउट हुमायूं। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे ड्रामा कोई बहुत अननेचुरली खिंच रहा है। हुमायूं और हमना के सीन्स आई लव, एंड वो कहता है हुमायूं के तुमने भाइयों के बीच में फूंक डलवा दी है, तुमने भाइयों को अलग कर दिया है। और फिर एक और जगह पे हुमायूं उस पे चीखता है, तो वो कहती है कि आप कि पुलिस स्टेशन तुम क्यों गई और तुम हमारी इज़्ज़त ख़त्म कर दोगी, हमें इतना परेशान करती है। तो वो कहती है आप होते कौन है मुझ पे पाबंदी करने वाले। द वे दे बोथ स्क्रीम एट ईच अदर, द एनर्जी, द एंगर, द टेंशन, एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंसेज। आई मीन समी खान, हिना अल्ताफ़, ज़रार खान, कितने अच्छे इन्होंने अपने रोल्स निभाए हैं। आई एम सो ग्लैड, आई जस्ट लाइक टू से कि नक्श जैसी स्क्रिप्ट आपको दिखाती है कि हम एक्टर्स को जो पिजन होल कर लेते हैं पर्टिकुलर रोल्स में, टाइप कास्ट कर लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। हिना अल्ताफ़ अक्सर अच्छी बहू, प्यारी सी लड़की जिसके साथ गलत किया गया, ऐसे रोल्स में देखी गई हैं। सडनली शी इज़ प्लेइंग दिस मॉडर्न गर्ल हु इज़ सेंसिटिव बट हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, मुँह फट भी है और सही का साथ देना चाहती है, अपने मियाँ का भी साथ देना चाहती है, लेकिन साथ साथ अपनी उसूलों पे भी डटी हुई है। तो कितना अच्छा ये रोल किया है। इसी तरह समी खान इज़ वेरी गुड इन एवरी रोल दैट ही प्लेज, एंड ही इज़ एक्सेलेंट हियर ऑल्सो। एक भाई है जो असल में बहुत ईवल है, लेकिन बज़ाहिर सबके सामने अच्छा बना फिरता है। एक्सेलेंट। ज़रार खान के बारे में स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि ज़रार खान ऑलवेज़ गिव्स ऑफ दिस वाइब एज अ यंग स्वीट बॉय, और वो जो वाइब है उनकी एज अ यंग स्वीट गुड लुकिंग बॉय, उसकी वजह से जिन ड्रामों में मैंने ज़रार को देखा उधर भी वो एक स्माइलिंग, अच्छा सॉफ्ट हार्टेड बॉय प्ले करते रहे हैं। इधर भी राहिम एक सॉफ्ट हार्टेड बॉय है, लेकिन ही इज़ गोइंग थ्रू इमोशनल टर्मोइल, और ज़रार खान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि किस तरह राहिम का दिल टूट रहा है जब भाई उससे नाराज़ होता है, कितना वो सैड हो जाता है, कैसे डिस्ट्रेस में हो जाता है, एकदम से हमना पे चीख लेता है, लेकिन है दिल का अच्छा, तो फिर अगले दिन ही सॉरी कह देता है और खुश रहना चाहता है। हालांकि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों में है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसका भाई बार बार उसे रोक देता है, लेकिन वो खुश रहना चाह रहा है। एंड you see all those different sides to Rahim's character. Zarar is performing very well, and you see his potential as an actor, because this time he's playing a role which has more layers. Yes, he's a sweet boy, but he's a boy going through a lot of pain. तो you see all that. Very good going. नक्श बहुत ही अच्छे पार्ट्स पे है। मैं तो वेट कर रही हूँ कि अब हमना को पता चल गया कि भाई कोई एविडेंस था ऐसा मीर हुमायूं के ख़िलाफ़ जो छुपा दिया गया, तो आई थिंक नाउ शी विल पर्टिकुलरली गेट एट इट। और ये भी उसे पता चल गया कि केमिकल्स की वेस्टेज है उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, उसमें भी कोई कुछ चीज़ है, कुछ नंबर्स हैं जो ऐड अप नहीं करे। तो आई थिंक वो पीछे पड़ जाएगी, रिसर्च करेगी, और साथ साथ हुमायूं फिर राहिम के बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम करेगा, वहाँ भी हमना के शक बढ़ेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेल पेस्ड। बहुत खूबसूरत लोकेशंस भी हैं, घर इतने खूबसूरत हैं, ऑफिस इतना खूबसूरत है, वेरी वेल शॉट ऑल्सो। सो आई रियली इन्जॉय नक्श। आई होप इट कंटिन्यूज़ टू बी जस्ट एज इंटरेस्टिंग। 4 out of 5। डायन एपिसोड 43 एंड 44, जिसके शुरू में ही एपिसोड 43 के शुरू में डॉक्टर साहब कहते हैं मिशा से कि तुम अपने मकसद के बहुत करीब आ गई, कोई गलती ना करना, और अब बस तुम्हारा होने वाला है, तुम्हारा काम पूरा होने वाला है। मिशा कहती है यस पापा, मैं अब बहुत जल्द एक और मोहरा गिरना वाला है। कब 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 है ये जल्द? एपिसोड 43 44 हो गया, अभी तक एक ही मोहरा गिरा है। मुझे तो बड़ी फिक्र है कि बाकी मोहरे कब गिरेंगे। क्या एपिसोड 100 पे जाके बाकी सब मोहरे गिरेंगे? कितनी बार और हम वो सारी निहाल की दुख भरी दास्तान
देखेंगे फ्लैशबैक में, तो जाके आहिस्ता 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 मीशा के सारे मोहरे गिरेंगे। वी वांट टू सी रिवेंज, वी वांट टू सी व्हाट हैपन्स, प्लीज़ कैन इट हैपन सून। बट हाँ, इस 43 और 44 में एक चीज़ हुई कि ज़वार शाह ने फाइनली, ज़वार शाह जो एक बहुत दिल फेंक आशिक हैं, उन्होंने मीशा को प्रपोज़ कर दिया। तो पहले तो मीशा बहुत अच्छी बनती है शुरू में ना, कि मैं शबाब माम को दुख नहीं देना चाहती, मैं नहीं चाहती उन्हें मेरी वजह से तकलीफ़ हो और आप यहाँ से चले जाएं। फिर ज़वार शाह टिपिकल मैन टॉक जगह जगह करते हैं कि मेरे और शबाब के बीच में अब कुछ नहीं रहा, एंड मैं तुमसे प्यार करता हूँ और खुदा के लिए ना करना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुमसे अलग नहीं हो सकता, तुम मुझसे शादी कर लो, जितना वक्त चाहे ले लो, लेकिन ना करना, और तुम्हें मैं मिला हूँ तो मुझे नई ज़िंदगी मिली है। दिस मैन इज़ जस्ट कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड विद हिज लव लाइफ। यानी जब मीशा बेटे को तैयार करती है तो वो आता है प्राइम की तरफ अपने बेटे को देखने, और मीशा से कहता है अपनी नज़र उतार लेना, ही डजंट डिज़र्व दिस क्यूट लिटिल बेबी, इतना क्यूट हुनैन है, और ये आदमी सिर्फ उसकी नानी को देखे जा रहा है। हाँ, वी डोंट लाइक ज़वार शाह, नो वी डोंट, बट ही इज़ फ़नी ज़वार शाह। और जब ज़वार शाह से फाइनली जब ज़वार शाह वाला मोहरा मीशा गिराएगी तो क्या होगा, क्या पता चलेगा, ज़वार शाह को पता चलेगा कि उसने कितनी गलतियाँ की, अपनी बीवी के साथ कितना बुरा किया, निहाल के साथ कितना बुरा किया, क्या उसे एहसास होगा कि वो कितना बड़ा फ्लर्ट है, आई डोंट नो। बट अभी तक ये भी कहता है कि शबाब मुझसे इतनी मोहब्बत के बावजूद मुझ पे एतबार नहीं कर पाई, तो सही तो किया, वो एतबार नहीं कर पाई, आप पे कैसे एतबार करती है, आप तो बड़े आराम से, यू गेट अट्रैक्टेड टू अ गर्ल, यू सी अ गर्ल इन अ स्कर्ट एंड यू गेट अट्रैक्टेड टू हर, सो ऑफ कोर्स वो एतबार नहीं कर पाई। उधर शबाब रो रही है बहुत, मीशा शबाब को छेड़ रही है कि मैं जा रही हूँ, मुझसे ज़वार शाह मेरे इंतज़ार करें, मैं ड्राइंग रूम में जा रही हूँ उनकी तरफ, और शबाब को फ़ील हो रहा है कि उसका सारा ज़ोर इस घर पे टूट रहा है। प्री बर्थडे सेलिब्रेशन होती है जहाँ वो मीशा को नौकरों की तरह ट्रीट करती है और पैसे देती है, और मीशा पैसे उड़ा के चली जाती फुल फिल्मी अंदाज में। अगेन लॉट्स ऑफ ड्रामेटिक्स देयर विद म्यूज़िक, डायन वाली एक म्यूज़िक है और एक स्लो वॉक है, क्रेज़ी म्यूज़िक है, यू नो, वो ट्रम्पेट्स आते हैं, ड्रम्स आते हैं, ज़ोर और शोर से रिवेंज स्टोरी आपकी बढ़ती है। तो यू लाइक दैट, यू लाइक ऑल दीज इफ़ेक्ट्स। बस कहानी तेज़ हो जाए तो बड़ी मज़ेदार कहानी, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, स्पेशली ना हो कि जावेद जो है वो शायद मीशा से ट्रैप हो रहा है। अब वो उसको बहुत ही बुरे हाल में है, जेवर भी सारा फौजिया ने रख लिया, ज़मीन भी फौजिया के हाथ में है। तो मीशा कहती है कि मुझे तुम पे तरस आता है, तुम कंगाल और बाकी सब ऐश में हैं। और वो कहते हैं कि चलो मुझे ज़वार शाह की लॉकर की पिन कोड दो, मुझे कोड दो। और मीशा कहती है ठीक है मैं आपको कोड ला दूँगी, और आप सब चीज़ें, इतना टाइम होगा, गार्ड नहीं होंगे, आपने काम जल्दी करना है, और 50-50 मैं आप पे एतबार कर रहा हूँ। तो जावेद सोचता है हम देखते हैं कौन किस पे एतबार कर सकता है, कौन धोखा दे सकता है। जावेद तो ईवल है, वो समझ रहा है वो मीशा को धोखा दे देगा, लेकिन असल में जावेद के साथ होगा, किस तरह उसको वो पकड़ा जाएगा और किस तरह मीशा का बदला आगे बढ़ेगा। Please can we see it in the next couple of episodes? Please can we see it today? Today is episode 45. By the time you see this review, एक और episode आ चुका होगा. Can we see it soon? We need Misha's revenge story to move fast because Diane के views जो हैं बहुत अच्छे हैं. It is topping the YouTube charts. इसीलिए टॉप कर रहा है YouTube charts क्योंकि कहानी में दम है और एक्टर्स भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े एक्टर्स हैं इसके कास्ट में. तो प्लीज़ वी वांट द स्टोरी टू स्पीड अप बिकॉज इट्स फन, बट इट कुड बी सो मच मोर फन अगर कहानी तेज़ चलती. 2 out of 5. शेर एपिसोड 19 एंड 20. अच्छा, शेर एपिसोड 19 में हालांकि बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो एक चीज़ जो हम चाह रहे होते हैं वो नहीं हुई. वी वांट टू सी मोर ऑफ शेर एंड फजर. We want to see them together. The main track that attracts us all is शेर and फजर. तो एपिसोड 19 में तो फजर के बाप ने ही, क्या नाम है उनका, मलिक शुजात, उन्हीं की इतनी बात होती रही, उनके रोने धोने और मैनिपुलेशंस चलती रहीं कि हमने वही देखा बेसिकली. वी वांट टू सी मोर ऑफ शेर एंड फजर बेसिकली. आई थिंक आगे आने वाला है, बस वी विल बी सीइंग मोर ऑफ दीज टू. एंड ग्रेट केमिस्ट्री, दानिश तैमूर और सारा खान की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, कहानी भी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी हैं. यही शेर की चार्म है, जो शेर और फजर की जो रिलेशनशिप है और किस तरह उसकी जर्नी हुई है, एंड हाउ दे आर मेंट टू बी, डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर. यही असल कहानी है दैट अट्रैक्ट्स अस. ऑफ कोर्स बहुत सारे किरदार हैं, तो हमने देखा कि वाकई फ़जर की फ़ैमिली तो बहुत साइकोटिक है. ताज पप्पो तो थी ही साइकोटिक, फ़जर के फादर भी साइकोटिक ही थे, क्योंकि जब बच्ची को सज़ा देने के लिए उन्होंने उसको जहर दे दिया था.
और बच्ची मरते मरते बची थी। और अब वो कह रहे हैं, अब वो फाइनली फजर से बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि गांव बिरादरी ख़ानदान में मैं इतना रुस्वा हुआ तुम्हारी वजह से, और तुम अब शेर को मार दो, उसकी डोजेज बढ़ा दो और उसको ख़त्म कर दो। मैं चाहता हूँ कि शाहज़मान ख़ान की तमाम शजर ख़त्म हो जाए, उसके तमाम वारिस ख़त्म हो जाए, और आखिरी रास्ता है इस पे, चाहे इस पे अगर तुमने इनकार कर दिया तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखूँगा कभी मैं। सच अ साइकोटिक फादर, सो मर्डरस। आई मीन बात बदले की आग इतनी है और इतना उन्हें दुख है और इतना उन्होंने ख़ुद पे तरस खाया हुआ है, क्योंकि बेटी भाग गई थी, जो वाकई बहुत बुरा किया था बेटी ने, बट स्टिल वो बाप इतना साइकोटिक हो गया है कि वो चाह रहा है कि शेरज़मान ख़ान को मार दे फजर। क्या इतना दुख था फजर के भागने का कि बाप साइकोटिक हो गया? शायद वो इतना रसवा हुए, इतना वो ह्यूमिलिएटेड हुए, इतना उन्हें दुख है उस इंसिडेंट का कि वो सही और गलत की समझ भूल गए हैं। पहले उन्होंने बेटी को मारने की कोशिश की, अब वो शेरज़मान ख़ान को मारने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बेटी हालांकि डॉक्टर है लेकिन वो अपने पेशेंट को ख़त्म कर दे। फजर उनकी बात पूरी तरह से मान रही नहीं है, हाँ हाँ करती है लेकिन मानती नहीं है। सो यू लव दिस गर्ल, शी इज़ अ डॉक्टर फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स शी इज़ सीक्रेटली इन लव विद शेर। जब बाप ये बात करते हैं तो वो घर में गज़ीबो में वॉक कर रही होती है, तो शेर बिल्कुल ठीक हुआ हुआ हीरो बनकर आता है और कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं उस असाइलम में कितना हेल्पलेस हूँ, कितना मेरे पास कोई लाचार हूँ मैं वहाँ, और तुम सोच लो तुम मुझे मार दो फिर। ऑफ कोर्स वो नहीं मारेगी, वो बचाएगी शेर को। एक जो बहुत अच्छा मूव हुआ वो ये हुआ कि पुप्पो वापस आ गई, जो शेर की पुप्पो हैं, जो फजर की चाची हैं, वो वापस आ गई और शेर की माँ को सब पता चल गया। अब शेर की माँ तहमीना बड़ी पावरफुल औरत है, सारी जायदाद उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी वो इतना हेल्पलेस फील कर रही है कि वो कह रही है कि शेर को वहाँ से भगाना पड़ेगा। वाई कांट शी जस्ट टेक हर सन आउट एंड टेक हिम अब्रॉड फॉर इलाज? ऐसे क्यों नहीं हो सकता? क्यों वो फील करती है कि वो फंसी हुई है बदरज़मान ख़ान के इस जाल में? क्योंकि वो कर सकती है, शी इज़ अ पावरफुल वुमन, और वो बहुत बार पहले अपने घर वालों की आँख में आँख मिला के अपने काम करवा चुकी है, उन्हें सुना चुकी है, और ये तो उसके बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन वो कहती है शेर को भगाना पड़ेगा। आई थिंक वो कुछ और कर सकती थी, बट क्योंकि कहानी इस तरफ जानी है और फजर ने ही शेर को बचाना है और कहानी यूं ही इंट्रीग से गुजरते गुजरते बदले की तरफ आएगी, सो वी सी तहमीना सिंह कि हमें उसे भगाना पड़ेगा। और इस वक्त जब एपिसोड 20 ख़त्म होता है तो शेर के भगाने के इंतज़ामात काफ़ी हद तक आगे चले गए, एंड आई थिंक ही विल एस्केप, बिकॉज ड्रामे की पेस बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता इस दुख दर्द को ज़्यादा बढ़ाएंगे। ही विल एस्केप और अनकरीब शेर इज़ गोइंग टू कम बैक एंड टेक रिवेंज एंड फॉल इन लव विद फजर। ऑफ कोर्स ही विल ऑल्सो सेव फजर, क्योंकि फजर की फैमिली उसे छोड़ेगी नहीं जब उन्हें पता चलेगा कि शेरज़मान ख़ान की मदद की है। सुनीता मार्शल का कैरेक्टर, जो पप्पो का कैरेक्टर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्पैथी देयर। बहुत सफ़र कर रही है वो, ताज पप्पो के तो हर वक्त ताने सुनती है, लेकिन वो सही और गलत समझती है, दिल उसका नरम है, और वो अपने नेफ्यू को, शेर को बचाना चाहती है। तहमीना का कैरेक्टर, जैसे मैंने कहा, माँ का कैरेक्टर थोड़ा सा वियर्ड है। ऑल्सो कहीं कहीं डायलॉग्स बहुत वीक हैं। जैसे अब वो जो शेर की बहन है जिसके लिए रिश्ता आ रहा है, तो उसकी माँ किस तरह बेटी को बताती है ये सुलेमान ख़ान है, तुमसे शादी करना चाहता है, जानती हो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, तुम्हें पसंद करता है। रिपेटिटिव, थोड़े इमैच्योर डायलॉग, जहाँ आपको एकदम से लगता है कि शायद ये सीन राइटर ने किसी स्टूडेंट को लिखने के लिए दे दिया, इसीलिए इतना कमज़ोर है। कहीं कहीं आप ये फील करते हैं। शेर असल में आप बहुत गौर से देखते हैं, बिकॉज इट्स अ फन ड्रामा, इट्स अ ग्रेट वॉच एंड यू वेट फॉर इट्स द ड्रामा दैट यू वेट फॉर, बहुत ही इंजॉयबल है। तो फिर ये जो वीक सीन्स होते हैं, ये फिर आप कहते हैं कि ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। अच्छा, और शेर की बहन भी इस वक्त ख़तरे में है, क्योंकि जो फ़हद है वो बार बार उसको कभी टच करता है, बॉर्डर लाइन हरासमेंट की तरफ बात जाती है, वो बच्ची अनसेफ भी फील करती है। मेरे ख़्याल से इसीलिए बात इस तरफ जा रही है कि दैट गर्ल नीड्स सेविंग, एंड हु विल सेव हर? हर ब्रदर वापस आ रहा है, शेर इज़ अबाउट टू कम बैक, सो विल बी सीइंग दैट। एंड अनदर थिंग, अतीका ओडो का जो कैरेक्टर है, इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर। नईमा अच्छी भी है, वो अच्छा भी चाहती है घर के लिए, लेकिन साथ साथ फ़ौरन ही जेलस हो जाती है, बहुत जल्दी छोटी बात कर लेती है, बट शी लुक्स ब्यूटिफुल, वेरी रीगल, एंड आई लव हर वार्डरोब। आई कीप लुकिंग एट हर, शी इज़ वेयरिंग दीज ब्यूटिफुल कलर्स, बड़े बड़े दुपट्टे, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं अतीका ओडो। और हालांकि आई वांट टू सी मोर ऑफ हर, बिकॉज वो ग्रे कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी तक मैंने इतना नहीं देखा। क्या नईमा ही अपनी बच्ची को बचाएगी? सो मरजान का भी तो इशू है कि एक ख़राब सी मेड है, और मरजान का एक मियाँ है जो मेड की तरफ बड़ा राग़िब है। क्या नईमा का कैरेक्टर उस तरफ, वो वाली स्टोरी लाइन की तरफ पिवटल होगा?
I don't know. I really don't like the maid scenes. वहाँ पे एक तो it gives me a bad feeling. Also वो black magic भी involved है. I wish that part was not there, and I hope कि बहुत ज़्यादा वो part ना हो, because really all we want to see is Sher and Fajr, and that track is going really well. 4 out of 5. एक झूठी कहानी की बात करते हैं जिसका पहला एपिसोड आया है. इट्स सपोज टू बी अ रोमांटिक कॉमेडी. आई होप दैट इट एक्चुअली बिकम्स अ गुड रोमांटिक कॉमेडी, बिकॉज अभी तक तो आई वॉज जस्ट वेरी डिसअपॉइंटेड. अच्छा, मेरी बड़ी हाई होप्स थी बिकॉज मोहिब मिर्ज़ा इज़ एन अमेजिंग एक्टर, एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम इन दिस न्यू रोल, क्योंकि लास्ट जब उन्हें देखा था जफ़ा में तो बड़ा हैवी ड्यूटी सीरियस रोल था, तो ये एक चेंज था दैट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू. ऑल्सो ज़ारा नूर अब्बास इज़ वेरी सिलेक्टिव अबाउट द ड्रामाज दैट शी डज, एंड शी हैज़ अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग. स्टैंड अप गर्ल में ही मुझे याद है कि ज़ारा नूर अब्बास मेड मी स्माइल एंड लाफ एट सो मेनी थिंग्स. सो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, एंड ऑल्सो न्यू स्क्रीन पेयर मोहिब मिर्ज़ा ज़ारा नूर अब्बास. आई थॉट कि बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी होगी, बट इंस्टेड एक अजीब सा फर्स्ट एपिसोड था जिधर ऐसा था कि कॉमेडी ठोसी जा रही है आपकी तरफ कि देखो हंसो हंसो, ये फ़नी है, जो फ़नी नहीं था. जैसे कि जो सारी बहनें हैं उसकी, मोहिब मिर्ज़ा के कैरेक्टर की जो बहनें हैं सारी, वो इतनी अनोइंग है. दे सपोज टू बी फ़नी. जहाँ वो शेफ़ अपने आप को सेफ़ कहता है, तो वो जब हंसती हैं तो वो कहीं भी क्यूट नहीं लगती, कहीं फ़नी नहीं लगती, सिर्फ बदतमीज़ लगती हैं. जब सबीना का कैरेक्टर जो है, वो एक बहन जो है वो शेफ़ को छुरी से डराती है और शेफ़ भाग जाता है, वो क्यूट नहीं लगता, वो रूड लगता है, अनोइंग लगता है. एक अमीर लड़की है जैसे सिर्फ होम डिलीवरी का शौक़ है और इसीलिए वो नौकरों को भगा देती है और फिर कहती है होम डिलीवरी जिंदाबाद. वाई व्हाट इज़ द पॉइंट. हाँ, ये समझ आ रहा है कि जो भाई है, बड़े भाई जो हैं, ये थक गए हैं बहनों के नखरे संभाल के, और शायद वो चाह रहे हैं कि कोई तरीका हो कि बहनें कंट्रोल में आ जाएं. लेकिन क्या कंट्रोल का ये तरीका है कि उन्हें रोड पे एक लड़की नज़र आएगी और वो सोचेंगे कि ये लड़की तो मेरी बहनों से भी तेज़ है, इसके थ्रू अपनी बहनों को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने घर के हालात ठीक कर लेते हैं. दैट डजंट मेक सेंस, दैट डजंट हैपन. और यही हमें लग रहा है कि होने वाला है, क्योंकि एपिसोड 1 के एंड पे मोहिब मिर्ज़ा, ज़ारा नूर अब्बास का कैरेक्टर बुशरा है, उससे टकराती है गाड़ी, और बुशरा बहुत ड्रामे करती है ताकि कुछ वो पैसे कमा सके अपनी थिएटर स्कूल के लिए. और मोहिब मिर्ज़ा का कैरेक्टर यही सोचता है कि ये लड़की तो बड़ी तेज़ है, शायद ये मेरी बहनों से भी ज़्यादा तेज़ है. और एक आइडिया उनके दिमाग में आ रहा है, अभी नहीं आया, नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, लेकिन आ रहा है कि शायद यही लड़की एक तरीका है कि मेरे घर के हालात बेहतर हो जाए. नॉट फ़नी, नॉट क्यूट. सूप गिर जाता है तो वो लड़की को उन्होंने टक्कर मारी है तो लड़की की चोटों से ज़्यादा उन्हें सूप के गिरने की फ़िक्र है. डजंट मेक सेंस. उज़्मा बेग और मोहम्मद अहमद हैं इतने अच्छे एक्टर्स, एक्सेप्शनल एक्टर्स, जिनकी कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी है, सीरियस एक्टिंग भी अच्छी है, इतने लेयर्स हैं, इतने अच्छे सीनियर एक्टर्स हैं ये दोनों. एंड आई रिमेंबर सम ऑफ माई फेवरेट रोल्स फॉर बोथ ऑफ देम. दे आर अमेजिंग. बट फॉर दीज अमेजिंग एक्टर्स टू बी स्लॉट इन टू दिस ड्रामा, जहाँ पे बस इतनी ही हंसी ठूसने की बस यही नौबत बस एक बच गई कि आप लाफ्टर ट्रैक डाल देते ताकि लोग मजबूरन हंसें या सोचें कि अच्छा ये जोक था. तो वो भी मुझे उज़्मा बेग का कैरेक्टर जो कह रही हैं कि मेरी बहू मेरे साथ ये बदसलूकी करती है, और उनका मोहम्मद अहमद के साथ एक लाइट हार्टेड सा रोमांस है जो शायद सीरियस हो जाएगा अभी. आई डोंट फाइंड एनीथिंग क्यूट अबाउट इट, एनीथिंग फ़नी अबाउट इट. शेरी और बुशरा का जो सीन होता है, हाँ, तैमूरी की मुझे कॉमिक टाइमिंग बहुत फ़नी लगती है, जहाँ शेरी कहता है कि मेरी एक वीकनेस है, जो जब कोई मुझसे पैसे मांगता है तो मेरी पाँव में से जान निकल जाती है, और शेरी मुस्तकिल थर्ड पर्सन में बात करता है. बस वो एक तरीका था कहने का जिसकी वजह से आपको वो कॉमेडी अच्छी लग रही होती, बट इवन देयर बड़ी मुश्किलों से मजबूरन आपको वो सीन अच्छा लगता है. नहीं तो एक झूठी कहानी में कुछ ऐसा है नहीं कि आप कहें कि कितनी अच्छी सोफिस्टिकेटेड स्टोरी टेलिंग है. कॉमेडी हमेशा करना आसान नहीं होता. किरदार आपके बहुत, एक्टर्स बहुत एक से एक अच्छे हैं, ड्रामे में बड़े चैनल पे आ रहे हैं, हम टीवी पे ड्रामा आ रहा है, बट द स्क्रिप्ट इज़ ट्राइंग टू हार्ड टू बी फ़नी. हाँ, एक बात है कि आई हैव फेथ इन मोहिब मिर्ज़ा एंड ज़ाहरा नूर अब्बास, एंड दे आर अमेजिंग एक्टर्स, एंड आई बिलीव कि कोई बात होगी स्क्रिप्ट में जिसकी वजह से वो स्क्रिप्ट की तरफ आए. तो आगे जब वो वक्त आएगा, जब अपनी ट्रेलर से पता ही चल जाता है कि ज़ाहरा नूर अब्बास झूठ मूठ की बीवी बन के मोहिब मिर्ज़ा के घर आ जाएगी, और फिर कैसे कैसे वो झूठ मूठ की जो एक रिलेशनशिप है वो ट्रू लव की तरफ जाएगी. मे बी द केमिस्ट्री विल बिल्ड दैट वे. कभी कभी कॉमेडी ड्रामे पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री में शुरू में बहुत अनोइंग होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही खूबसूरत तरफ चले जाते हैं.
So maybe just because Mohib Mirza and Zara Noor Abbas, I have faith in these two actors, in their performances and in the script selection. I say कि maybe we'll be seeing something good emerge from this drama. तो इतने जल्दी जज नहीं करते हैं. हाँ, first episode अच्छा नहीं था, but maybe second, third episode we'll start seeing some magic at least. So let's see where it goes. 1 out of 5 right now. That's it for this time. So many dramas and so many more that I didn't watch. There's so much happening on TV. Let me know which reviews you agree with. Till next time.